Hello students, today we are going to study Gauss Seidel method. Gauss Seidel method almost Jacobi methods के जैसा ही है, बस इसमें जब हम approximation लेते हैं वहाँ पे थोड़ा सा change आता है. So let's start with this method. इस method को समझने के लिए first of all we assume n equations in n unknowns which is given by a11 x1 a12 x2 the same equation as we have taken in the Jacobi method. ठीक है, same equations हैं, n equations in n unknowns. Let it take it as a equation 1. Then it is assumed that the diagonal elements in the coefficient matrix, this coefficient matrix, do not vanish. Okay, ये जो आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है डायगोनल एलिमेंट्स, ये सेम कंडीशन जैकोबियाई में भी रहती है. तो हमारे पास ये एलिमेंट्स ज़ीरो नहीं हो. अगर ये कोई इनमें से कोई भी ज़ीरो हो जाता है देन वी हैव टू रीअरेंज द इक्वेशन इन सच अ वे दैट दिस कंडीशन इज़ फुलफिल्ड. ठीक है, वेयर द सिस्टम वन शुड नॉट हैव ए आई इज इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, तो ये कंडीशन आपके पास होनी चाहिए फॉर ऑल आई 1 to n. ओके, as in the case of Jacobi, here also we have to rewrite or rearrange the system of equations in cell like this, where we can get the values of x1 x2 xn. x1 x2 xn के लिए हमने क्या किया, राइट हैंड साइड पे ले गए x1 बाकी सारी टर्म्स और डिवाइड कर दिया a11 से, एंड वी गेट द इक्वेशन similar for the x2, similar for the xn up to xn. ठीक है, then to use this equation we have to suppose the initial approximation जिसको हम नाम देते हैं x1 नॉट x2 नॉट xn नॉट. ये हम अज्यूम भी कर सकते हैं नियर टू दिस सॉल्यूशन, अगर हम गेस कर सकते हैं या हम सॉल्व कर सकते हैं कुछ इक्वेशंस को. अगर नहीं कर पाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हम इनको लेते हैं इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, तो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन बाय टेकिंग एट इक्वल टू ज़ीरो, we take x1 0 x2 0 is equals to 0 0 0 एंड मान के चलते हैं कि ओरिजिन पे आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है या सॉल्यूशन नियर टू ओरिजिन रहेगा या कहाँ पे भी रहेगा. सो वी सब्स्टिट्यूट दीज इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन इनटू द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन. यहाँ पे जो आपके पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन लीनियर सिस्टम जो बना है इसमें आपके पास फर्स्ट जो हमारी इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन है इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ x1. यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, जैसे x2 नॉट जो ज़ीरो हमने सब्स्टिट्यूट किया तो ज़ीरो यहाँ पे, ज़ीरो यहाँ पे, ज़ीरो यहाँ पे, और x1 की वैल्यू आ जाएगी. जैकोबियाई मेथड में क्या रहता है कि हम x2 में भी वही इनिशियल लेते हैं, x3 में भी वही इनिशियल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, जब हम नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन x2 के लिए जाएंगे तो इसमें हमारे पास जो x1 के लिए जो वैल्यू आएगी, यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी जो फर्स्ट इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन डालेंगे उसे हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है. लेट्स सी, ये जिस तरीके से हमने लिया है तो हमारी जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन आ रही है x1 की, इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन लगाई हमने जिसमें हम x2 x3 x4 की वैल्यू जो हमारी इनिशियल ले रहे हैं, बेसिकली हम ज़ीरो ही लेते हैं, तो यहाँ पे हमने ज़ीरो ज़ीरो सब्स्टिट्यूट कर दिया फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ गई x1 की. ये जो वैल्यू आएगी x1 की, यही वैल्यू हमने x2 की फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में यहाँ डाल देनी है. जैकोबियाई में ऐसा नहीं होता था, जैकोबियाई में यहाँ पर इनिशियल ज़ीरो ज़ीरो ही लेते थे हम सारे जो भी हमारी फर्स्ट रहती है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, जो हमारी रिसेंट x1 की वैल्यू आई है वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे. ऑन द सिमिलर स्टेप्स जब हम बाकी जो x3 है x4 है xn है वो सारी ज़ीरो ज़ीरो पे ही रहेगी क्योंकि वो हमें अभी तक पता नहीं है, तो यहाँ से x2 की वैल्यू आ जाएगी जो हमारी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन x2 की रहेगी. इसी अब हमारे पास दो नई वैल्यूज़ हैं x1 और x2 का, तो इसी वाली को हमने x3 में सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो वी गेट x3 फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन b3 एंड वेयर वी हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ x1 वी विल राइट द लेटेस्ट वैल्यू ऑफ x1 जो यहाँ से आई हुई है, और x2 की भी वही वैल्यू होगी जो लेटेस्ट वैल्यू होगी. सो एंड बाकी जो x4 आएगा यहाँ पे, क्योंकि x4 की वैल्यू अब तक नहीं आई है, तो x4 की वैल्यू हम इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन दैट इज़ ज़ीरो वाली लेंगे जो यहाँ पे x4 ज़ीरो पे आती है इनिशियल वाली पे. तो हमारे पास इस तरीके से इक्वेशंस बन जाएंगी, और जो नेक्स्ट आ रहा है, जैसे लास्ट जो आपके पास है उसमें हर एक जो लेटेस्ट वैल्यू आई होगी इससे ऊपर वो सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी. ठीक है, तो इन द सेम स्टेप वी हैव kth approximation. So the kth approximation will give x1k, x2k, x3k, xn
वो कैसे मिलेगा हमें? बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस वन। तो x1 के दैट इज़ द kth अप्रॉक्सीमेशन टू द x1 एलिमेंट, जो हमारा x1 एलिमेंट है उसमें kth अप्रॉक्सीमेशन क्या आएगी, जो हमारी x2 की इससे पिछली वाली में आई होगी, ठीक है। दो k-1 है, सब k-1 है, बट x2 में हमारे पास जो आएगी वो x1 की लेटेस्ट वाली आएगी, और बाकी k-1 जो इससे पीछे हमारी निकली हुई हैं, ठीक है। वैसे ही x3 में भी क्या होगा, x3 में जो हमारी लेटेस्ट x1 वाली आएगी, x2 वाली आएगी, और x4 जो इससे पीछे वाली में निकली होगी हमारी k-1 अप्रॉक्सीमेशन में। ये देखिए, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, बाकी ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ईजी मेथड है। दिस रिकरेंस फार्मूला given by this equation 4 is repeatedly applied for k is equals to 1, 2, 3 and to obtain a sequence of approximate solution which converges to the exact solution. Okay. Now to end the iterative procedure, ये कब होगा end? As soon as the difference between the successive values of each unknown become very close to each other और approximately same. मतलब जो भी हमारे पास सक्सेसिव वैल्यूज़ हैं, दैट इज़ जो समझ लीजिए फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन है या सिक्स्थ अप्रॉक्सीमेशन है, इन दोनों पे x1 x2 x3 की वैल्यू नियर, वेरी नियर टू द ईच अदर रहेगी, ठीक है। इफ़ इट इज़ वेरी नियर टू ईच अदर देन वी कैन फाइंड द then we can stop the iterative procedure, and this Gauss Seidel method is called method of successive displacements also. So we always use the most recent approximation found for each unknown, so Gauss Seidel method converges twice as fast as Jacobi method. तो Jacobi method में क्या होता है, हम पिछली approximations ले रहे होते हैं, हालांकि Jacobi Seidel method में हम just latest वाली को ही यूज़ कर लेते हैं। जैसे x3 के लिए हम x2 की लेटेस्ट वैल्यू, x1 की लेटेस्ट वैल्यू, उनको यूज़ कर लेते हैं। तो इससे ये क्या है कि ये दो गुनी तेज़ी से जकोबियाई मेथड से जल्दी हम सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं। ओके, जो जकोबियाई मेथड है और जो गॉस सीडल मेथड है, इट कन्वर्जेस फॉर एनी चॉइस ऑफ इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन। आप जो भी चूज़ कर लो उससे मतलब कन्वर्ज करेगा ही, पर उसमें एक मेन कंडीशन ये रहती है कि वी हैव टू check the magnitude of each diagonal element of the coefficient. This diagonal element, ये जो magnitude होता है diagonal element का, जो कि coefficient matrix का है, जैसे आपके coefficient matrix का diagonal, ये coefficient matrix का diagonal है, तो it must be at least as large as sum of the magnitudes of other elements in its row and लार्जर दैन दैट सम। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो इसका मैग्नीट्यूड है, ये जो नेक्स्ट एलिमेंट्स हैं इसमें बचे हुए, इन सब के सम से बड़ा होना चाहिए, या फिर एटलीस्ट इन सब में जितनी भी इक्वेशंस लिखी होगी एक ऐसा ज़रूर हो जो उससे ग्रेटर हो। दैट इज़ हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, ai mod should be greater than summation j is equals to 1 not equal to 1 up टू n, मतलब सेम i के बराबर नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे ए आई जे ये होना चाहिए हर एक i के लिए, या तो फिर एटलीस्ट एक i के लिए ये बड़ा होना ही चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर a22 है और यहाँ पे हमारे पास 100 है, तो बाकी सबका जो एडिशन का सम, जैसे a23 है, a21 है, इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो इन सब का जो सम है इससे थोड़ा लेसर हो। तो इसका मतलब ये है कि डायगोनल एलिमेंट्स आपके ग्रेटेस्ट होने चाहिए, और अगर ग्रेटेस्ट नहीं है सो यू हैव टू रीअरेंज देम टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सो दीज कंडीशन मस्ट बी अप्लाइड। तो इसको कहते हैं डायगोनल रो डोमिनेंस प्रॉपर्टी, और या फिर डायगोनल सिस्टम्स, ठीक है। तो to improve the chance of convergence of Jacobian and Gauss Seidel method before applying the iterative method, this method, the system of equations should be arranged so that as far as possible each diagonal element is largest in its row। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा आपके पास रो में एलिमेंट रहेंगे वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए जो डायगनली एलिमेंट है। ये कोशिश करें ताकि आपका जो मेथड है वो जल्दी से जल्दी कन्वर्ज किया जाए। सो लेट्स डू वन क्वेश्चन। Now solve the following system of equation by Gauss Seidel method। हमारे पास 5x1 2x2 plus x3 is equals to 12, x1 plus 4x2 plus 2x3 is equals to 15 and x1
प्लस 2x2 प्लस 5x3 इज इक्वल्स टू 20 दिया है। हम सबसे पहले इसको सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, रीअरेंज, वी रीराइट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन x1 इज इक्वल्स टू 1/5 2x2 x3 x2 is equals to 1/4 15 x1 minus 2x3 and x3 is equals to 1/5 20 minus x1 minus 2x2। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि जो अरेंज कर लिया है या ऑलरेडी अरेंज्ड है तो ये मैक्सिमम है अपनी रो में, तो ये 2 1 है, ये 5 है, ये 1 2 है, ये 4 है, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो वी हैव टू रीअरेंज। लेट अस टेक द फर्स्ट इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन x1 0 x2 0 एंड x3 0। ये इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस हैं। तो इटरेशन वंस हमने लगाई तो x1 फर्स्ट इटरेशन जस्ट 12 माइनस 2x2 0 पे, x3 0 पे, विच गिव्स द वैल्यू, हमने x2 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी 1/5 12 माइनस 2x2, x2 0 पे 0 ही है और इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन x3 की भी 0 ही है, तो इट गिव्स द वैल्यू ऑफ 2.4 बाय कैलकुलेटिंग इन आर साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो हमारे पास x2 की वैल्यू आएगी 15, x1 की जो लेटेस्ट वैल्यू है, जकोबियाई में हम इनिशियल लेते थे दैट इज़ 0, अब यहाँ पे हमने लेटेस्ट लेनी है जो भी हमें मिलेगी, और x3 0 विच इज़ 1/4 15 माइनस, अब जो लेटेस्ट आई है वो आई है 2.4, तो हमने 2.4 ही लिखना है और ये हमारे पास वैल्यू आ गई 3.15। सिमिलरली x3 की फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन 5 20 x1 2x2 फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, क्योंकि x1 की वैल्यू भी हमें पता है लेटेस्ट और x2 की भी लेटेस्ट पता है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी 2.4 2 टाइम्स 3.15 जो हमें यहाँ मिली हुई है विच इज़ इक्वल टू 2.26। Now for the next approximation we have second iteration 2, which we have x1 second 1/5 12 minus 2x2 first माइनस x3 फर्स्ट, ठीक है, जो हमारे को इससे पहले में मिली है। तो हमारे पास वैल्यू, मैं जस्ट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ वैल्यू, यहाँ पर जो x2 की वैल्यू है दैट इज़ 3.15 और यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज़ 2.26 विच गिव्स द वैल्यू 0.688, ठीक है। x2 सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन 15 माइनस x1 का सेकेंड 2x3 का फर्स्ट विच गिव्स द वैल्यू 2.448, देन x3 सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन, तो आपके पास 1/5 लेटेस्ट वैल्यू आएगी, हमने वो सब्स्टिट्यूट करनी है, तो x1 की सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन की और 2x2 दो आपके पास सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन की जो अभी लेटेस्ट वैल्यू आई है विच गिव्स द वैल्यू इक्वल टू 2.8832। यहाँ पे हम वैल्यू भरेंगे 2.448 और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 0.688। Okay, now the third iteration 3, which gives x1 3 which is equals to 1/5 12 minus 2x2 जो सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन है, x3 जो सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन है, तो हमारे पास वैल्यू आती है 1/5 12 minus 2 times 2.448 2.8832 which gives the value 0.84416। नाउ 4 डिजिट्स तक ही हम इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे, तो वी कैन राइट इट 0.8442, ठीक है। तो ये हम अप्रॉक्स वैल्यू ले रहे हैं नियर टू द वैल्यू, तो आपके पास थर्ड इटरेशन आ रही है, दिस इज इक्वल टू 1/4 15 माइनस x1 की थर्ड अप्रॉक्सीमेशन 2x3 की सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन, क्योंकि हमें अभी सेकेंड की वैल्यू पता नहीं है, तो फर्स्ट की तो आ गई है थर्ड वैल्यू, तो हमारे पास हम वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वी गेट 2.09735, ठीक है। तो 4 डेसिमल प्लेसेस तक ही हम लेते हैं और इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो वी गेट वैल्यू 4। नाउ सिमिलरली ऑन सिमिलर पैटर्न आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x3 which is equals to 2.9922, ठीक है। Now the equation 4
is x14, which after substituting the third iteration for x2 and the third iteration for x3 is the value 0.9626, round about the fourth decimal. Then x2 4, the fourth iteration for x2 is 1 by 4 15 minus x1 fourth iteration जो लेटेस्ट आई है, and x3 the third iteration जो इससे पहले हमें मिली थी, and then after substituting all these values we got 2.0132. x3 fourth is 3.0022, and on the similar manner we get iteration 5 where we get the value 0.9943 x1, x2 की वैल्यू 2.003, x3 की वैल्यू 3.00. इट मीन्स ये नियर अबाउट 1 है, नियर अबाउट 2 है, नियर अबाउट 3 है. फिर भी हम आगे इटरेशन स्टार्ट रखेंगे. तो हमारे पास है x1 sixth iteration 0.9997, x2 sixth 1.9996, x3 sixth 3.0002, and iteration 7 is 7th 1.0001, 1.9999, and 7th iteration for third x3 is 3.000, which is almost equal to 1, 2 and 3. So we take the solution as x1 is equals to 1, x2 is equals to 2, and x3 is equals to 3, and we stop the iterative procedure here only. And after substituting the value of 1, 2 and 3, the initial equations, this one 5x1 1, 2 and 3, after substituting first में हमने substitute करके देख लिया, we get 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, we get total is equals to 5 plus 4 plus 3, that is 9 plus 3, that is equals to 12, which is always equal to 12. तो दोनों sides हमारी equal आ रही है. It means the solution is like this. We get the exact solution. Approximate solution हमारे पास ये है और इसी को हमने exact solution चेक कर लिया और हमारे पास ये चेक करके आया कि 1, 2 और 3 exact solution है. Now do more practice more and then you will master it. Thank you.